नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सीरीज चालू की है जिसमें ये भाग 1 है। सभी वीडियो आपको अब हस्तलिखित ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हीं को लिया जाएगा। जितने भी अभी वीडियो हमने अपलोड किए उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ज़्यादातर वीडियो को देखने के बाद में लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो छोटा सा निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो शिक्षक से संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियो को शेयर आपको करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में कर लेना है। यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपने जो पुराने वीडियो है हमारे जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हाल ही में हमने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है मेरा घर मेरा स्कूल। को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी की वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। हाल ही में हमने वहाँ पर 15 से 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा, अध्याय वाइज वहाँ पर आपको NCERT बुक का विश्लेषण करके बताया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत किसने दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर भाषा का जो सापेक्षवादी सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। वार्फ के द्वारा दिया गया, थैलेमस के द्वारा दिया गया, वुंट या फिर स्ट्रांग के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा ये वार्फ के द्वारा दिया गया था भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। इंपॉर्टेंट है। फ्रायड ने जो मनोलैंगिक विकास है इसकी कितनी अवस्थाएं बताई है सिगमंड फ्रायड ने। यदि आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास का जो सिद्धांत दिया है उसी को ही इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी बताया या फिर उसका अन्य नाम आप कह सकते हैं किसका, व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत का, जो कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया है। अब आपको बताना है कि मनोलैंगिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है। तो याद रखिएगा इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई है? 5। अब बात करते हैं कौन कौन सी बताई हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली अवस्था इन्होंने बताई है मुखावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था बताई इन्होंने गुदा अवस्था, जो कि 2 से 3 वर्ष तक की इन्होंने बताई है। तीसरी अवस्था बताई इन्होंने शेषवावस्था, जो कि 3 से 7 वर्ष तक की होती है। चौथी अवस्था इन्होंने बताई है सुषुप्तावस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और उन्होंने जो 5वीं अवस्था बताई है वो जननांगी अवस्था, जो कि 11 से किशोरावस्था या फिर आप प्रौढ़ावस्था तक भी कह सकते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं बताई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कौन सी पहली अवस्था है, कौन सी दूसरी है, तीसरी कौन सी, चौथी, 5वीं किस प्रकार की अवस्था है, कौन कौन सी है और कितने से कितने वर्ष तक की बताई है, ये सभी आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। मुखावस्था, गुदावस्था, शेषवावस्था, सुषुप्तावस्था और जननांगी अवस्था, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है फ्रायड द्वारा मनोलैंगिक विकास की। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छद्म परिपक्वता काल होता है, पूर्व किशोरावस्था वाला होता है, प्रौढ़ावस्था काल वाला होता है, पूर्व बाल्यावस्था काल होता है या फिर उत्तर बाल्यावस्था काल होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये उत्तर बाल्यावस्था काल होता है, छद्म परिपक्वता का काल। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है। इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 वीडियो में पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। तो जहां तक मुझे लगता है यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो साधारण तौर पर आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्रायड है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता है कौन है। फ्रायड है, एरिक्सन है, जॉन डीवी है या फिर वाटसन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हमारा एरिक्सन। याद रखिएगा जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता है वो एरिक्सन है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा,
अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किन से होता है? यहाँ पर अनुवांशिकता से तात्पर्य आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से किससे होगा? शुक्राणु तथा अंडाणु से है, डीएनए और आरएनए से है, गुणसूत्र तथा जिन से है, या फिर सूत्री विभाजन से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये गुणसूत्र तथा जिन्स से होता है अनुवांशिकता का तात्पर्य। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक है। यहाँ पर आपको जो व्यवहारवाद है इसके प्रवर्तक आपको बताना है कौन है? वाटसन है, फ्रायड है, जॉन लॉक है, या फिर गैरीसन है। सभी के सभी जितने भी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखकर ही हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर व्यवहारवाद के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर वाटसन होगा। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उलझन की अवस्था। यहाँ पर उलझन की अवस्था पूछी गई है, कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था होती है। इंपोर्टेंट है प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। याद रखिएगा जो उलझन की अवस्था होती है वो पूर्व किशोरावस्था होती है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न, संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? अभी हमने हाल ही में जाना कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वहाँ थे वाटसन। यहाँ पे संज्ञानवाद के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? वाटसन होगा, गैरीसन होगा, जिन पियाजे होगा, या फिर फ्रायड होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिन पियाजे। याद रखिएगा जो संज्ञानवाद के प्रवर्तक थे वो जिन पियाजे थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। यहाँ पर एरिक्सन के अनुसार आपको बताना है। सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि प्रश्नों को आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना। यहाँ पर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको किशोरावस्था की विशेषता बताना है, कौन सी होगी? सृजनात्मक बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमिता बनाम हीन भावना, या फिर तादात्मकता बनाम भ्रांति। तो यहाँ पर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता बताना है। तो राइट आंसर हमारा तादात्मकता बनाम भ्रांति होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। एक प्रश्न और है कि एरिक्सन के विकास के सिद्धांत की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो याद रखिएगा 8 अवस्था बताई है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले। तो याद रखिएगा एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 बताई। कौन कौन सी बताई है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताना है कौन होंगे? वाइगोत्स्की हैं, फ्रायड है, चॉम्स्की है, या फिर पियाजे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। याद रखिएगा जहाँ पर सामाजिक आए तो राइट आंसर हमारा वाइगोत्स्की होगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक होंगे वो वाइगोत्स्की होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है मानसिक विकास का है, संवेगात्मक विकास का है, सामाजिक विकास का है, या फिर शारीरिक विकास का है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जब भी आप प्रश्न पढ़े तो वहाँ पर एक बात जरूर देखिएगा कि किसके अनुसार पूछा गया है, तभी आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ब्रिजेज के अनुसार पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा संवेगात्मक विकास का होगा कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग संवेगात्मक विकास का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषाई विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर अब आपको भाषाई विकास सिद्धांत के प्रवर्तक बताना है कौन होंगे? फ्रायड, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, या फिर पियाजे। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर चॉम्स्की। याद रखिएगा भाषाई विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे? चॉम्स्की होंगे। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से होता है, दोनों से होता है, या फिर किसी से नहीं होता है। सरल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखकर ही आप यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे कि जो मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होते हैं वो वंशानुक्रम से भी होते हैं और वातावरण से भी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन रिक्त स्थान काल है, कौन सा काल है दोस्तों? अति संवेदनशील काल है, महत्वपूर्ण काल है, कम महत्वपूर्ण है, या फिर निरपेक्ष है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होगा दोस्तों वो अति संवेदनशील काल होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा?
पहला वाला होगा। आज का जो प्रश्न है उसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है कि आज के जो प्रश्न है वो आपको किस प्रकार के लगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर होता है, मूल प्रवृत्ति पर होता है, ध्यान पर होता है या फिर सभी पर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्ति पर। यहाँ पर ये सभी देखकर आपको राइट आंसर ये सभी नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो ये मूल प्रवृत्ति पर होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मनोग्रसित बाध्यता विकृति है दोस्तों, ये एक प्रकार की चिंता विकृति है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूछा गया है शिक्षक के सामाजिक सम्मान मिलना, शिक्षक संघों के संगठन, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर सामाजिक सम्मान मिलना, शिक्षक संघों के संगठन और विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, ये तीनों ही शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संवेगात्मक शक्ति के बारे में पूछा गया है कि इसका सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शिशुअवस्था में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। याद रखिएगा जो संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है वो किशोरावस्था में होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां आवश्यक है या फिर कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष है, मनोवैज्ञानिक है या फिर ये सभी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ये सभी। जो किशोर विद्यार्थियों का जो मानसिक तनाव दूर करने हेतु जो विधियां हैं वो प्रत्यक्ष विधि भी है, अप्रत्यक्ष विधि भी है और मनोवैज्ञानिक विधि भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। यहाँ पर आपको संघर्ष का अर्थ बताना है किसके अनुसार, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार। कष्टदायक दशा का विरोध होता है, विपरीत इच्छा होती है, अनहोनी होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विपरीत इच्छा। याद रखिएगा डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार जो संघर्ष का अर्थ होता है वो विपरीत इच्छा होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या फिर अपरिपक्वता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपरिपक्वता। जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है वो अपरिपक्वता नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है, आदर है, निवास स्थान है, पशु है या फिर क्रोध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा क्रोध। याद रखिएगा जो अमूर्त स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वप्रत्यय विकसित होता है, स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है, स्वधारणा से और लोगों की धारणा दोनों से होता है या फिर बुद्धि से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो स्वप्रत्यय विकसित होता है वो बुद्धि से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन या फिर समूह को महत्व। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खोखली मित्रता। जो खोखली मित्रता है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन और समूह को महत्व, ये तीनों ही किशोरावस्था की विशेषता है। खोखली मित्रता यह किसकी
किसकी अवस्था, सॉरी यह किसकी विशेषता है, इसके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आपने बाल विकास या फिर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अच्छे से पढ़ा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है आप यदि शिक्षक संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो खोखली मित्रता है ये किसकी विशेषता है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि खोखली मित्रता किसकी विशेषता होगी। चलिए अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है जो है कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है। क्रो व क्रो के द्वारा, सुरेश भटनागर के द्वारा, हरलोक के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरलोक के द्वारा। याद रखिएगा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन हरलोक द्वारा कहा गया या फिर हरलोक द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, सचेतन व्यवहार है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है दोस्तों ये व्यक्तित्व का रक्षा कवच होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एरिक्सन के विकास के सिद्धांत की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। यदि आपको याद होगा तो यहाँ पर आप राइट आंसर बता सकते हैं कि एरिक्सन के विकास के सिद्धांत की इन्होंने 8 अवस्था बताई। कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्था। कौन कौन सी? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी मैं आपको जो अवस्थाएं बताऊंगा यानी कि जो 8 अवस्थाएं बताऊंगा उनमें आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो यहाँ पर एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8। पहली कौन सी है? शेषवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, यह पहला चरण है या फिर पहली अवस्था कह सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी अवस्था खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। चौथी अवस्था स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। 5वीं अवस्था है किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका। 6ठी अवस्था है या फिर छठा चरण है तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठ बनाम विलग्न। और 7वीं अवस्था है मध्य वयस्कावस्था, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। और 8वीं अवस्था है परिपक्वतारु, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 अवस्थाएं बताई है जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। कौन सी अवस्था कौन सी है यहाँ पर आपको देखना है, कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, या फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, इस प्रकार की कौन कौन सी अवस्था है या कौन सा चरण कब आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, संज्ञानवादी मनोविज्ञान है या फिर ये सभी हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो निर्मितवाद उपागम का उद्गम है वो संज्ञानवादी मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न हैं वो यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है, और कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। अच्छे लगे तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब करे चैनल को नहीं जाना है, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना है। जिससे क्या होगा, जिससे कि हम जैसे ही नई वीडियो डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी, उसको आप सबसे पहले देख सकेंगे। इसलिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।